क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 14 साल की लड़की को कई लड़कों से एक साथ मोहब्बत हो सकती है? आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी लड़की की है जिसे 14 साल की इतनी कम उम्र में कई लड़कों से एक साथ मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है, इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीतू सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब उसके माँ बाप ने उसे समझाया तो उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देने लगी। फिर रोज की तरह नीतू घर पर अकेली थी और उसके माँ बाप काम में गए थे। नीतू की माँ अक्सर शाम 5 बजे घर आती थी, लेकिन किसी काम से वो 2 बजे ही घर आ गई। और जब वो नीतू के कमरे में गई तो उसे देखकर उसकी चीख ही निकल गई। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आइए पूरी कहानी जानते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। अब परिवार के संस्कारों पर प्यार मोहब्बत भारी पड़ने लगा है। यही वजह है कि 14-15 साल में ही लड़के लड़कियां घर छोड़ दे रहे हैं। पिछले कुछ माह में ही 228 नाबालिग लड़के लड़कियों ने घर छोड़ दिया था। इनमें से 90% नाबालिगों ने केवल प्रेम प्रसंग के चलते ही अपना घर छोड़ा है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीतू की नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की कहानी है जो कम उम्र में प्यार के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। यह घटना उन समाजों की भी कहानी है जो लड़कियों की आजादी को दबाते हैं और उन्हें गलत फैसलों के लिए मजबूर करते हैं। जी हाँ, इस दिल दहला देने वाले केस ने उस वक्त पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा के सोनीपत में एक थाना लगता है, राय थाना। पूरी कहानी इसी राय थाने के एक गांव की है। तो इस कहानी को जानने से पहले आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है टीकमगढ़, और इसी टीकमगढ़ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है गंगाराम। ये कहानी इसी गंगाराम की और उसके परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से होती है। शोभा की पहले शादी हो चुकी थी। उस शादी से शोभा की एक बेटी थी, लेकिन किसी बीमारी की वजह से पहला पति मर जाता है। उसके बाद फिर उसकी शादी गंगाराम से होती है। अब गंगाराम से जब शादी हुई तो फिर शोभा अपनी बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम के पास आने के बाद गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आस्था, लगभग 4 साल की उसकी उम्र होती है। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऋतिक। ऋतिक और आस्था में 1 साल का फर्क होता है। परिवार इतना बड़ा होता है, 2 बेटियां और 1 बेटा। गंगाराम एक मजदूर था और परिवार बढ़ने की वजह से घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो दोनों ने फैसला किया कि इस टीकमगढ़ में ना ही अपने हिसाब से रोजगार है, न कोई अपने हिसाब से चीजें हैं। यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर कुछ काम धंधा भी किया जा सके। तो फिर गंगाराम और शोभा अपने टीकमगढ़ को छोड़ते हैं और पहुंच जाते हैं हरियाणा। अब हरियाणा में एक जगह होती है सोनीपत, और इसी सोनीपत में थाना लगता है राय थाना। और यहीं के गांव में गंगाराम और शोभा और उनके दोनों छोटे बच्चे, बेटी आस्था और बेटा ऋतिक, चारों लोग रहने लगते हैं। जो बड़ी उनकी बेटी थी जिसका नाम था नीतू था, जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल की थी, तो उसको टीकमगढ़ में ही अपने दादा दादी के पास छोड़ देते और कहते हैं, तुम यहीं दादा दादी के साथ रुक जाओ और उनकी सेवा करो। तुम थोड़ी सी बड़ी हो और समझदार हो, तुम परिवार वालों के साथ रहो। फिर इधर ये गंगाराम और शोभा सोनीपत में रहने लगते हैं। साथ साथ काम वगैरह ढूंढने लग जाते हैं। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है, और जो शोभा थी उसे भी लगता है कि घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं भी अपने पति के साथ मजदूरी करने लग जाऊं। फिर गंगाराम जहां राजमिस्त्री का काम करता था, वहीं शोभा भी मजदूरी करने लग जाती है, और कुछ दिन बाद परिवार की थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाती है। बच्चों का लालन पालन भी ठीक से होने लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2021 में ये लोग यहाँ पर आए थे और अब 2023 आ जाता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। अब दोनों काम कर रहे थे, इसलिए घर के हालात सही हो जाते हैं और यहाँ के आसपास के लोग भी इन्हें अच्छे से पहचानने लगे थे और बच्चों से भी मकान मालिक को अच्छा खासा लगाव हो गया था। यहाँ के लोग इन्हें ठीक ठाक
अच्छी छवि के रूप में देखने लगे। अब क्योंकि 2023 आ गया था, इधर जो नीतू थी जिसे ये लोग दादा दादी के पास छोड़कर आए थे, तो शोभा को लगता है कि बिटिया को अब यहाँ पर बुला लेना चाहिए। गंगाराम से कहती है कि हमें नीतू को यहाँ बुला लेना चाहिए, वो घर का कामकाज कर लेगी, मैं बाहर की मजदूरी कर लूंगी। तो गंगाराम को भी लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो यहाँ रहेगी तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। इसीलिए फिर फरवरी महीने में ये लोग नीतू को अपने पास टीकमगढ़ में राय थाने के इस गांव में लेकर आ जाते हैं। अब टीकमगढ़ से नीतू यहाँ पर आती है और आने के बाद वह भी यहाँ रहने लगती है। अब नीतू का भी उसी गांव में दाखिला करवा दिया जाता है। अब वो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चली जाती थी। अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब दोपहर में छुट्टी हो जाती थी, तो छुट्टी होने के बाद वो घर पर आती थी, फिर खाना वगैरह भी बना देती थी। अब सारे लोग अच्छे से खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब अप्रैल का महीना आ जाता है। अब अप्रैल के महीने में नीतू क्लास 6वीं से 7वीं क्लास में चली जाती है और उसको कुछ किताबों की जरूरत होती है। 30 अप्रैल 2023 को अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे कुछ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ले आइए। अब ये बात जैसे ही पिता सुनता है तो पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने, मैं खुद ही खरीद कर तुम्हें ला कर दे दूंगा, या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा तो तुम्हारी माँ तुम्हें किताबें खरीद कर ला देगी। अब ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं। नीतू घर पर अकेली थी। अब यहाँ पर गंगाराम और शोभा राजमिस्त्री का काम करने लग जाते हैं। राजमिस्त्री का काम करने के बाद शोभा अपने पति से कहती है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, मुझे पैसे दे दो, मैं किताब खरीदूंगी। अब इधर गंगाराम भी कहता है ठीक है जाओ, लेकिन दोपहर तक आ जाना। जब शोभा घर पर आती है, आने के बाद फिर कमरे में देखती है दोनों बच्चे तो हैं लेकिन नीतू गायब है। इसके बाद फिर वो छत पर जाती हैं। छत पर वो जो कुछ भी देखती हैं उसे देखने के बाद उसकी न चाहते हुए भी चीखें निकल जाती हैं। जो भयानक दृश्य उसके सामने था उसे कोई भी देखता तो शायद उसकी चीखें निकल जाती। शोभा की चीख सुनने के बाद मकान का मालिक, जिसका नाम भगत सिंह था, वह फौरन छत पर आता है और छत पर जो देखता है उसे देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आसपास पड़ोसी भी घर के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल घर में जो नीतू थी वह छत पर बेहोश पड़ी थी। अब सारे लोग फौरन उस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद पास के ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जो नीतू है वह मर गई है। यह बात जैसे ही शोभा सुनती है तो शोभा वहां पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसको तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अच्छी भली लड़की अचानक से कैसे मर गई। इधर गंगाराम राजमिस्त्री का काम कर रहा था। वह भी भागा भागा डॉक्टर पहुंचता है। जैसे वह नीतू को देखता है, उसे देखकर वो अपने होश खो बैठता है। यहां पर शोभा और गंगाराम दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। अब जो राय थाना था, वहां के जो पुलिस वाले थे वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, हमारे पास इस लड़की को लाया गया है और यह बताया गया है कि बेहोश होकर गिर गई है। जब हमने इसे चेक किया तो पता चला कि यह तो मर चुकी है। तभी पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो माँ उस हाल में थी कि कुछ बोल सकें, न ही पिता उस हाल में था कि वह कुछ बता सके। दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे और आसपास के सारे लोग उन्हें समझा रहे थे और जैसे तैसे करके हिम्मत दे रहे थे। लेकिन जिसके घर की बेटी ऐसे अचानक मर गई हो, वह क्या ही करे। अब पुलिस वाले भी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वह पूछते हैं कि या तो आप हमें बताइए कि क्या हुआ है, या फिर हम लोग कार्यवाही करते हैं। कार्यवाही का मतलब यही हुआ कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी ने उसका कत्ल किया है तो हमें उसकी जानकारी दी जाए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब पुलिस वाले ये बात बोलते हैं तो गंगाराम और शोभा कहते हैं कि हमें इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं करवानी है। जिसको जाना था वह जा चुकी है। अब वो जैसे भी हो, बीमारी से या फिर किसी और वजह से, हमें इसकी कोई कंप्लेंट नहीं करवानी है।
हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की वजह से हम थाने में बार बार चक्कर लगाएं। इधर हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। अगर हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा? उनका पेट कैसे पलेगा? अब पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि चलो ठीक ही कह रहे हैं। पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्यवाही नहीं करवानी है तो आप हमें लिखित में दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही नहीं चाहिए और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना है। गंगाराम और शोभा बकायदा लिखित रूप से देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी है और हम इस मामले से संतुष्ट हैं कि हमारी बिटिया की मौत हो चुकी है और वह हमें छोड़कर जा चुकी है। अब चूंकि सारी चीजें हो गई थीं, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं, अब लाश को ले जाने की बारी आती है। अब लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे थे और इसी पैकिंग के दौरान वहां पर डॉक्टर मौजूद थे। उस डॉक्टर को लाश को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इस लड़की का रेप भी हुआ है। अब जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदेशा हुआ तो डॉक्टर ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस भी यह बात समझ चुकी थी कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है वो इतना सिंपल है नहीं। डॉक्टर पुलिस वालों से कहता है कि यह मामला एक मर्डर का है और मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि लड़की का रेप भी हुआ है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। इतनी देर में मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। मीडिया बकायदा पूरी चीज को लाइव कवरेज देने लग जाती है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से बताने लगती हैं। डॉक्टर को अंदेशा है कि यह मामला रेप और मर्डर का है। यह बात मीडिया कर्मियों को पता चल जाती है और वह इस बात को बड़ा चढ़ाकर बताने लग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे तो कल को हमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले चाहे जितना भी लिखित में दें, जितना भी कार्रवाई से मना करें, लेकिन हमें इस लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। फिर 30 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। रात को 1 या 2 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का तो नहीं, लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो जाता है कि लड़की का गला घोंटकर हत्या की गई है। अब यह मामला जैसे ही नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर तक पहुंचा, परिवार वालों से पूछताछ की गई। जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तो परिवार वाले कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर कोई डाउट नहीं है, ना ही हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक पूछताछ में बताता है कि घर के अंदर से या बाहर से कोई भी नहीं आया है। हाँ, बस घर वालों ने ही आना जाना किया है। अब चूंकि मकान मालिक ने यह बयान दिया था तो पुलिस वालों को घर वालों पर पूरी तरह से शक होने लगा था। पुलिस वाले सोचते हैं कि परिवार वालों से हमें दूसरे तरीके से पूछताछ करनी होगी। पुलिस परिवार वालों से, खासकर गंगाराम और शोभा से, दूसरे तरीके से पूछताछ करती है। फिर ये लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और वह पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली, इतनी हैरान करने वाली है कि शायद आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू थी, जिसके पिता की मौत पहले ही हो गई थी, उसे शोभा और गंगाराम दादा दादी के पास टीकमगढ़ में ही छोड़ आए थे। टीकमगढ़ में जब नीतू क्लास 6वीं में थी तब उसे क्लास के ही एक लड़के से प्यार हो गया था। यकीन मानिए, तब उसकी उम्र महज 13 साल थी और जो नीतू के सौतेले दादा दादी थे उन्हें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब कुछ पड़ोसियों ने उन्हें आकर बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बातचीत कर रही है तो वह यह कहकर टाल देते हैं कि 13 साल की तो बच्ची है, क्या ही करेगी। इसके बाद साल 2023 में नीतू को यहाँ सोनीपत में लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है और छुप छुप कर फोन पर बात करती रहती है। चूंकि शोभा और गंगाराम दोनों दिन भर काम के लिए घर से बाहर रहते थे, इसीलिए वह आराम से दिन भर लड़कों से बातचीत करती रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन नीतू की मां देखती है कि वह किसी से फोन पर बात कर रही है और उसके पास एक मोबाइल भी है। अपनी मां को अचानक से सामने देखकर नीतू फौरन ही मोबाइल को छुपा देती है। शोभा को एक तरह से मानो काटो तो खून नहीं। उसकी बेटी महज 13 साल की 6वीं क्लास में पढ़ रही है और किसी लड़के से बात कर रही है। मां अपनी बेटी को बहुत मारती है, बहुत पीटती है
मारते पीटते हुए तरह तरह से समझाती भी है। कहती है, बेटा तुम्हारी उम्र ये करने की नहीं है, ये तुम क्या कर रही हो। वह उसे अपनी कसम भी देती है। उसके बाद नीतू भी कहती है, ठीक है मैं नहीं बात करूंगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, थोड़ा टाइम बाद फिर से शोभा देखती है कि नीतू किसी से बात कर रही है और इस बार कोई और लड़का है। वह उसे फिर मारती पीटती है और समझाती है, लेकिन ये घटनाएं बार बार होने लगती हैं। वह कई लड़कों से बात करती है, कभी वॉशरूम में छुपकर तो कभी छत पर जाकर बात करती है। मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती है कि गंगाराम तो नहीं, लेकिन शोभा जरूर मोबाइल को बार बार पकड़ लेती है और बार बार मोबाइल उससे छीन कर रख लेती है। लेकिन नीतू फिर कहीं से मोबाइल का जुगाड़ कर लेती है। परिवार वालों का मानना है कि करीब 1.5 महीने में लगभग 50 बार शोभा ने इसको पकड़ा और 50 बार नीतू इसी तरह से कहती है कि अब मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन करती रहती है। शोभा को लगा कि यह अब मेरे बस का नहीं है, तो फिर शोभा ने इसके बारे में गंगाराम को बताया। गंगाराम जब यह बात सुनता है तो उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह उसको डांटता फटकारता और कहता कि आज के बाद ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही गंगाराम बोलता है तो फौरन नीतू पलटकर जवाब देती है और कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। जो मेरा मन होगा मैं वह करूंगी, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूंगी। और तमाम तरह की जलील बातें बोलती है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब यह चीजें लगातार होने लगती हैं। वह अब यहाँ भी पड़ोसी के लड़के और स्कूल के लड़कों से बातें करने लगती हैं। परिवार वाले बार बार समझाते हैं, कई बार झगड़ा होता है, कई बार ये लोग मारते पीटते हैं और नीतू इस मारपीट और झगड़े की इस कदर आदी हो गई थी कि वह अपने परिवार वालों के सामने लड़कों से बात करती और ऐसी बातें करती कि शोभा भी सुनती है तो शर्मा जाती है। अब ये चीजें लगातार चलती रहती हैं और इसी बीच एक तारीख आती है। तारीख थी 29 अप्रैल 2023 की। जी हाँ, 29 अप्रैल 2023 को रात में ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर से वही मामला होता है। वही विवाद उठता है कि नीतू किसी लड़के से बात कर रही थी। अब ये बात जैसे गंगाराम सुनता है तो खाते टाइम कहता है कि ये चीजें सही नहीं हैं, तुम इस चीज को कभी बंद करोगी या नहीं करोगी। पलट के सीधा नीतू अपने पिता के मुंह पर जवाब देती है और कहती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, और अगर आप ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद वह खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरा अंदर से बंद करती है और परिवार वालों के आगे ही बात करने लग जाती है। अब गंगाराम और शोभा को लगा कि शायद मामला हाथ से निकल चुका है। फिर क्या था, उनको लगा कि अब ये जिंदा रहेगी तो फिर हमारी बहुत बदनामी होगी, और अगर मकान मालिक को पता चला तो वो हमें घर खाली करवा देगा, और अगर ये बात गांव में फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी, और फिर ये गांव छोड़कर हमें कहीं और भटकना पड़ेगा। और ये सब चीजें सोचने के बाद दोनों मिलकर कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। और कत्ल के साथ इस बात का भी प्लान बनाया जाता है कि चाहे जो हो जाए, मर्डर कहीं से भी मर्डर न लगे। अगर कहीं से मर्डर लगे भी तो ऐसा न लगे कि इस मामले में हमारा कोई हाथ है। 07 बजे सुबह जब लड़की कमरे में सो रही थी, दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। गंगाराम हाथ पकड़ता है, तभी लड़की की मां यानी शोभा उसके सीने पर बैठ जाती है और बड़ी बेरहमी से गला दबाकर नीतू का कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छत में ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर दोनों इत्मीनान से नाश्ता करते हैं और उसी अंदाज में अपनी नौकरी, अपने काम पर जाते हैं, और इस वजह से किसी को शक भी नहीं होता। काम करने के बाद फिर उसी प्लान के तहत सबके आगे जो वहां मकान मालिक और बाकी जो मजदूर थे, वहां पर शोभा बोलती है कि घर पर जाना है। नीतू को किताब दिलवानी है ताकि सारे लोग अच्छे से सुन सकें कि यह तो घर पर किताब दिलवाने के लिए जा रही है। उसके बाद वह घर पर जाती है और उसी तरीके से चीखने चिल्लाने का नाटक करती है। उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी नाटक करती है, और इसका नाटक देखकर कायदे से पुलिस वाले भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह से नाटक कैसे कर सकता है। फिर इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में चला जाता है और उनको सजा हो जाती है। फिलहाल इस घटना से आपको क्या लगता है? क्या इस मसले का किसी और तरीके से हल नहीं किया जा सकता था? लड़की नाबालिग थी, उसकी काउंसलिंग भी की जा सकती थी।
क्या उसे मारना जरूरी था? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल क्राइम 017 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह की क्राइम स्टोरीज बता सकें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें।